और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता है या इनके पेरोल पे हैं। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे। कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है, चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है, और तकरीबन 50%, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 50, 15 और 8 कितना हुआ? कितना? 73। मैंने शुरुआत में कहा कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त जनता सब जानती है। अब भाई इनकी गलती नहीं है, ये इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को, बच्चों को देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, हमारी गलती नहीं है।
मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो। मगर पिछड़े दलित आदिवासियों की 73% आबादी है। ये बड़े बड़े मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके नाम देखिए, मालिकों के नाम देखिए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखिए, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दलित नहीं दिखाई देगा, एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा, एक गरीब कास्ट का जनरल, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये कभी किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, बेरोजगारी भागीदारी की बात नहीं करते। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को, उसमें आपको दिखाते हैं, देखो देखो किसी ने 10 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, किसी ने 2 करोड़ का ड्रेस पहन रखा है, वो दिखाते हैं। मगर किसान भूखा मर रहा है, खेतों में पानी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन बातों के बारे में ये कभी नहीं बताएंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी के हैं। जो हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोग कहते हैं वो ये करते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट उठा ले गए, सीबीआई ईडी का दबाव लगाया, अदानी जी को पकड़ा दिया, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारे के सारी उठा के ले गए, मीडिया कुछ नहीं कहती। मगर इनकी जिम्मेदारी बनती है। भ्रष्टाचार होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, हफ्तेबाजी होती है आंखों के सामने, मीडिया वाले एक शब्द नहीं बोलते। उधर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलीगल है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बंद कर दो इसको। अब जानते हो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या हो रहा था? हमने तारीखें मांगी, ये तारीख नहीं दे रहे थे। मोदी जी कहते हैं राजनीति को मैं साफ कर रहा हूं। अगर आप राजनीति को साफ कर रहे हैं तो सारे के सारे डोनर्स के नाम आपने छुपा के क्यों रखे हुए हैं? जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है। एक दिन एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हजारों करोड़ रुपए का, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। किसी और कंपनी पर सीबीआई केस खोलती है, वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए देती है, केस बंद हो जाता है। देश के सामने नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं कहती, आप कहे ही नहीं। फिर 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके नाम निकालिए, उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए। आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। अगर आप, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी, अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने। हालात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है। और किसी भी संस्था में आप देख लो,
सरकार में देख लो, कॉर्पोरेट इंडिया में देख लो, मीडिया में देख लो, प्राइवेट अस्पतालों में देख लो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में देख लो, आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% आबादी है आपकी कोई भागीदारी है ही नहीं। पिछड़ों की बात करनी है, दलित आदिवासियों की बात करनी है, ढूंढना है उनको, मजदूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको, जो मनरेगा करते हैं वहां जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं वहां जाके देखो। 90% हिंदुस्तान या मनरेगा कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है, या कहीं सड़क पे मजदूरी कर रहा है। और हिंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में है ही नहीं, कहीं नहीं है। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, आपकी आबादी 73% है, 650 में 100 भी नहीं है आप। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90 IAS अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा मिलेगा, कर्नाटक कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य में कितना जाएगा, वो 90 लोग डिसाइड करते हैं। उनकी लिस्ट निकाली मैंने। चलो देखते हैं पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। 90 में से 3 OBC हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है, और बैक ऑफिस में बैठा रखे हैं। आप ये मत सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, बड़ी मिनिस्ट्रियों में नहीं, नहीं 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 नहीं। 7 लोग हैं, 73% आपकी आबादी, 7 लोग हैं 90 में से, पीछे बैठा रखे हैं। चू नहीं कर सकते वो। और अगर 100 रुपए खर्च होता है बजट में, तो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय ये 7 अफसर लेते हैं, और कभी भी इनका वीटो लग सकता है। और यही हालत हर सरकार में है। महाराष्ट्र की सरकार में भी यही है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यही है, दिल्ली की सरकार में भी यही है। तो 90% के पास यहां कुछ है ही नहीं, यह सच्चाई है। इसीलिए हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान के हर संस्था का सर्वे कराएंगे। मतलब यह पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया में पिछड़े वर्ग के दलित आदिवासी कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी भागीदारी है। यह भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। इससे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का। और एकदम हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी, और उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी, जिस दिन मैंने ये जाति जनगणना की बात की, उससे पहले रोज नरेंद्र मोदी जी कहते मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अच्छा, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, 2 ही जात है, एक अमीर एक गरीब। अच्छा, पहले आप ओबीसी थे, हमने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी को सचमुच में अधिकार देने की बात की, आप कहते हो भाई ओबीसी तो है ही नहीं। आप डिसाइड करो, आप ओबीसी हो या नहीं हो। हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग है, हां या ना, देश को बता दो। मगर हमने डिसीजन ले लिया है
जाति जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। और जो हमारे सेंसस से हिस्सेदारी मिलेगी, मराठास को, धनगर को, बाकी छोटी छोटी जातियों को हिस्सेदारी मिलेगी। अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल 22 लोगों को फायदा पहुंचाया है। जो भी था, जो भी देना था, 22 लोगों को उन्होंने दिया। अभी मैं एयरपोर्ट पे, ये लखनऊ से आया, लखनऊ एयरपोर्ट, उधर अदानी जी का बड़ा वहां पे साइन था। लखनऊ एयरपोर्ट पकड़ा दिया उनको, मुंबई एयरपोर्ट पकड़ा दिया, सारे के सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए। पहले पब्लिक सेक्टर में 90% को रास्ता मिलता था, आरक्षण था। पब्लिक सेक्टर को पूरे प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे में आपको नौकरी मिलती थी, उसको प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। ये बुलेट ट्रेन का बहाना है इनका, प्राइवेटाइज करने का बहाना है ये। तो जहां भी आप देखो, जो आपके रास्ते थे वो सब बंद कर दिए। पहले आप सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता था शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी, उसको भी खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी नई योजना लाए, अग्निवीर योजना। 2 तरीके के शहीद बना दिए, एक नॉर्मल सोल्जर जिसको पेंशन मिलता है, दूसरा अग्निवीर। अगर वो शहीद होगा उसको ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पेंसेशन मिलने वाली। तो आपके सारे के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। अब इंडिया की सरकार आएगी तो ये आपके जो रास्ते हैं ये फिर से खोलने पड़ेंगे, और हम इसको तेजी से, बिना झिझक ये दरवाजे हम खोल देंगे, एक के बाद एक। पहली बात आपको बता रहा हूं, अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करके उठा के बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को खत्म करने वाली जीएसटी है, अदानी वाली जीएसटी है, इसको हम बदल देंगे। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसानों को टैक्स दे रखा है, किसानों से टैक्स लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि जितना इन्होंने पैसा ना ये 22 लोगों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, गरीबों को देने जा रहे हैं। और मैनिफेस्टो में मैंने बोला है 3-4 हमने क्रांतिकारी काम, मतलब देश को हिलाने वाले, महाराष्ट्र को हिलाने वाले काम करे हैं। सबसे बड़ा काम दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा सोचा ही भी नहीं, करना छोड़ो, सोचा ही नहीं है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बना रहे हैं। मोदी ने करोड़ों लोगों को गरीब बनाया ना, उन सारे की लिस्ट हम निकाल रहे हैं, सारे के सारे नाम। उन परिवारों में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20, 25, 30,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का हम डाल देंगे। और ये मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है तुम्हें, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को ये बिगाड़ रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता, मगर मजदूरी करने वाले गरीब लोग बिगड़ते हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है।
अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने का, टकाटक 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 टकाटक। और वो कंप्यूटर से होगा, ऑटोमेटिक। और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। अब यहां पे बहुत सारे पुरुष कहेंगे देखो भैया आप महिलाओं को क्यों दे रहे हो, हमें चाहिए। आप कहोगे, मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं। 21वीं सदी में आप दोनों काम करते हो, स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, बाहर जाते हैं, 8-10 घंटा बाहर घर में बाहर काम करते हो, और फिर आप दोनों घर आते हो, आप रेस्ट करते हो, और आपकी जो बीबी है, माता है, वो 8 घंटे एक्स्ट्रा काम करती है। उसके लिए किसी भी सरकार ने, उस काम के लिए किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने महिलाओं को कॉम्पनसेशन पैसा नहीं दिया है। अब यह पहली सरकार होगी जो इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हमारी महिलाएं देश के भविष्य की रक्षा करती हैं, पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। और मैं जानता हूं, ये आप अभी ताली बजा रहे हैं, अंत में ये पैसा आप लोग ले जाओगे। दबाव डाल के किसी ना किसी तरह आप लोग को भी इससे फायदा होगा, मगर बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम में होगा। दूसरी बात, आशा आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, सरकार आने के एकदम बाद 400 रुपए आपको मिलेंगे। अब थोड़ी सी किसानों की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आप पर जीएसटी लगाई, जमीन अधिग्रहण बिल उन्होंने रद्द किया, आपके हक लिए, आपका कर्जा माफ नहीं किया, और आपको सही दाम नहीं देते हैं। जब भी आपको अपना माल खरीदना होता है, धान, शुगर केन, सोया, जो भी हो, जब भी आपको खरीदना होता है, नरेंद्र मोदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को घुमा देता है और आपको सही रेट नहीं मिलता। तो आपकी दो ही मांगे हैं, मैं जानता हूं, लाखों किसानों से मैंने बात की है। आपकी दो मांगे हैं, पहला है कर्जा माफी, और दूसरा हमें सही दाम चाहिए। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें अपने काम के लिए, खून पसीने के लिए सही रेट चाहिए। ये 2 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। किसान का कर्जा माफ हम करेंगे, मगर हम वहां नहीं रुकने वाले। देखो, अरबपतियों का एक बार कर्जा माफ नहीं होता। जब भी वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करता है। इसीलिए हम एक कमीशन बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी कमीशन। जब भी वो सरकार को कहेगा कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, उस दिन सरकार कर्जा माफी कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, वो 5% की, 2% की सरकार चला रहे हैं, हम 90% की सरकार चलाएंगे। और जितना उसने, नरेंद्र मोदी ने उनको दिया ना, उतना ही मैं उठा के किसान को, गरीब को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे लिए पता है क्या है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। अब नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जब आपने उनसे पूछा था भैया हमें रोजगार दो, कहते पकौड़े बनाओ। कोविड के समय आपसे कहा भैया थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, और
मजे की बात बताता हूं, उसी टाइम जो कंपनी कोविड की वैक्सीन बना रही थी, जिसको हजारों करोड़ रुपए सरकार दे रही थी, वही कंपनी नरेंद्र मोदी की पार्टी को पैसा दे रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखा है। तो आप मर रहे थे, सांस नहीं ली जा रही थी, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, और जो कंपनी वैक्सीन बना रही थी वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को डोनेशन दे रही थी। बात समझ जाओ, बात समझ जाओ। तो आपको बेरोजगार बनाया। अदानी का बेटा है, वो जॉब, परमानेंट जॉब पर करने से पहले अप्रेंटिसशिप करता है, टेम्पररी जॉब करता है 6 महीने के, 1 साल में, 1 साल की। अपने पिता के कंपनी में उसको काम दिया जाता है और उसके बाद 1 साल बाद उसको परमानेंट किया जाता है। ये हिंदुस्तान के जो करोड़ों युवा हैं, इनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो हमारी एक स्कीम है, क्रांतिकारी स्कीम है, उसका नाम पहली नौकरी पक्की, गारंटी। गारंटी, ये नहीं कानूनी अधिकार, ऐसे नहीं, कानूनी अधिकार। जैसे मनरेगा में कानूनी अधिकार है, अगर किसी ने मनरेगा का काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, वैसे ही अप्रेंटिसशिप का, पहली नौकरी का हमने कानूनी अधिकार दिया है। मतलब हिंदुस्तान का कोई भी बेरोजगार ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कोई भी सरकार से कह सकता है मुझे अपनी पहली 1 साल की नौकरी चाहिए, सरकार मना नहीं कर सकती। नौकरी कहां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी, पहली नौकरी पक्की। अभी तो भैया मैंने बात बोली नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हो। पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में साल के, 8,500 रुपए महीने के, 1 साल के 1 लाख रुपए हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट को। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलने जा रही है। मतलब ट्रेनिंग भी कर देंगे, पहली नौकरी भी दे देंगे और जेब में 1 लाख रुपए भी दे देंगे। ये देखिए कांग्रेस का कमाल। तो ये शुरुआत है भाई और बहनों। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना है आपने? हाँ सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया है, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने यह बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी।
वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा।